हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी वेरी वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी की एक और इंटरेक्टिव क्लास। और इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था कि किस प्रकार से भारत के अंदर वायुदाब या विश्व में वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है और इन वायुदाब पेटियों के निर्माण के साथ भारत के अंदर किस प्रकार से इसके चेंजेस के साथ, इसमें आने वाली परिवर्तनों के साथ हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ में हमने देखा कि कैसे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने एवं पूर्वा पवने यानी कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, इन पवनों का निर्माण होता है या इन पवनों का प्रवाह होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम इन्हीं वायुदाब पेटियों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे तथा कुछ विषयों पर, कुछ बिंदुओं पर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्यों सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके बारे में बार बार विद्यार्थियों से प्रश्न करता है। क्लियर है? चलिए देखिए, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रिपीट करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचें। याद रखें बच्चों कि जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे क्लास में या जितना ज़्यादा आप सोचने का प्रयास करोगे, उतने ज़्यादा लॉजिक्स आपके माइंड में क्रिएट होंगे। एंड यूपीएससी इज नथिंग बट अ गेम ऑफ लॉजिक्स। अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है, अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को, एक ही बात तो कहने के एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, तो उन लॉजिक्स के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आई थिंक आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट्स देयर इज एन अनाउंसमेंट। बच्चों, स्टडी IQ आप सभी के लिए लेकर आया है P2I बैचेस, अर्थात प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का सफर आप स्टडी IQ के साथ प्ले कर सकते हैं। ये कोर्सेस स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जहां आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए तत्पर रहेगी। इसके अलावा इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 70,000 है, जिसे आप एक के लाइफ कोड यूज करके 29,999 में प्रिवेल कर पाएंगे। इसका पार्ट बने और हमारे साथ मिलकर अपनी सफलता को इंश्योर करें। चलिए इसके साथ मैं टॉपिक पर आता हूं। एज यू कैन सी कि हम क्लाइमेटोलॉजी में चलते हुए पहुंच चुके हैं वायुदाब पेटियों को, और इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। बच्चों, मुझे आंसर देने का प्रयास करें कि क्या कारण है कि विश्व के ज्यादातर जो मरुस्थल हैं वो आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में दिखाई देते हैं। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो बच्चों आप पाएंगे कि ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये बेसिकली है साउथ अमेरिका। अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो बच्चों ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है चलता हुआ कैनेडियन शील्ड, और बच्चों यहां पर आपको दिखेगा अलास्का वाला पार्ट, ये है कैलिफोर्निया। बच्चों इस प्रकार से आप भी ड्रॉ करें। ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में चलते हुए आएंगे तो ये है अरब का प्रायद्वीप अर्थात अरेबियन पेनिनसुला, और यहां से चलते हुए आएंगे ये है ग्रेट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, दुष्ट चाइना, कोरियन पेनिनसुला अर्थात कोरिया का प्रायद्वीप। यहां पर आप देखेंगे तो विश्व के सबसे बड़े स्मगलर्स अर्थात यूरोपियंस, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्षेत्र, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। फाइन, चलिए तो इस प्रकार इस मैप में आप पाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो विश्व के सारे बड़े जो मरुस्थल हैं, अगर मैं उसे मार्क करूं तो बच्चों आपको इस दिशा में यहां कहीं पर दिखेगा सहारा का मरुस्थल। फाइन, अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर आपको यूएसए में दिखाई देगा कैलिफोर्निया का मरुस्थल। इसी प्रकार अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो यहां पर आपको आटाकामा मरुस्थल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो यहां भारत के पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देगा थार का मरुस्थल। और बच्चों इसी प्रकार अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो यहां आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट। सिम्पसन हो, गिब्सन हो, ये सारे मुख्य डेजर्ट हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्या कारण है कि विश्व के ज्यादातर बड़े मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है? तथा अगर मैं एग्जांपल लूं इसी प्रकार जो मैंने यहां स्लाइड में लिख रखा है कि क्या कारण है कि विश्व के ज्यादातर सदाबहार वन
यानी कि वो वन जो वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं, अत्यधिक घने होते हैं, इन वनों का विकास महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होता है। क्लियर? अगर मैं आपको मार्क करूं तो आप देखेंगे कि यहां आपको दिखाई देगा अमेज़न का फॉरेस्ट। इसी प्रकार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां पर आपको यानी कि पूर्वी हिमालय में आपको बेसिकली दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्या कारण है सदाबहार वन महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में, और जो डेजर्टिफाइड एरियाज हैं अर्थात मरुस्थल हैं, इनका विकास पूर्वी क्षेत्रों में नहीं पश्चिमी क्षेत्रों में होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन अगर मैं इसे इक्वेटर मानूं अर्थात भूमध्य रेखा मानूं, तो याद रखिए कि इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फेयर। फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नदन हेमिस्फेयर में या उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं उनका प्रवाह एक जैसा होना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य के उत्तरायण होने पर पूरे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तथा सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो याद रखिए कि जिस ग्रीष्म ऋतु में भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहां मॉनसून आता है और भारत में वर्षा स्टार्ट होती है, आपको यूरोप में यह काल बिल्कुल सूखा दिखाई देगा, यह ऋतु बिल्कुल सूखी दिखाई देगी। परंतु अगर आप देखेंगे कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन है उस समय यूरोप में वर्षा होगी, जबकि प्रायः भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में इस ऋतु में, शीत ऋतु में कोई वर्षा नहीं होती। क्या कारण है? ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें विवश करते हैं कि हम जाने कि पृथ्वी पर ये जो होने वाली वायुमंडलीय घटनाएं हैं इनके पीछे लॉजिक्स क्या हैं। फाइन। तो किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में या किसी महाद्वीप में उसका पश्चिमी भाग सामान्यतः मरुस्थल से घिरा होता है, पूर्वी भाग सामान्यतः फॉरेस्ट से या फिर आप कहें घने वनों से घिरा होता है। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली, मैंने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करा है, परंतु जो बीच वाला भाग देखेंगे आप, वहां पर आपको बड़े घास के मैदान दिखाई देंगे। तो महाद्वीपों में इस प्रकार का विन्यास क्यों उपस्थित है, इस प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि महाद्वीपों में बेसिकली पवनों का प्रवाह किस प्रकार से होता है, और यही हमारा टॉपिक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, मैं यहां ड्रॉ करता हूं, जस्ट टेक मी अ टाइम। ओके, चलिए हम यहां से ड्रॉ करना सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर कुछ वायुमंडलीय घटनाएं इस प्रकार से होती हैं, आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपने कुछ भी पहले पढ़ रखा है। सिर्फ इतना ध्यान रखें अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं, ठीक। अब देखिए, मैं यहां से वही डायग्राम दोबारा ड्रॉ करूंगा। फाइन। अब इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमने प्रीवियस क्लास में ड्रॉ करा था थिंग्स को। देखिए बच्चों, ये शायद मेरा तीसरी बार बनाता हुआ डायग्राम है। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एंड आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा जब मैं ये डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है, ये है उष्णकटिबंधीय। तापमान कैसा होगा बच्चों? ज्यादा। और तापमान ज्यादा है, इसका मतलब दाब कैसा होगा? कम होगा। यानी कि यह क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहां निम्न है वायुदाब। इसी प्रकार से यह है उप या उपोष्ण, जस्ट अ सेकेंड, उप उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र। अब बताएं बच्चों, यहां पर तापमान उच्च होने के बाद भी जो दाब है वो निम्न नहीं है, वो क्या है, उच्च है। कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि जो पवनें यहां से प्रवाहित होना स्टार्ट होती हैं वो इस क्षेत्र में जाकर नीचे की ओर गिरती हैं। इसी प्रकार से यह क्षेत्र भी है, यह है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब याद रखें बच्चों, इसी प्रकार से यहां पर है उपध्रुवीय अब बताएं बच्चों, यहां उच्च है यहां निम्न है, तो यहां कैसा होगा, निम्न होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र। सेम लॉजिक से यहां पर भी होगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, और यहां याद रखें यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र देखने को मिलता है। यह हमने बच्चों लास्ट क्लास में देख लिया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पवनों का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होता है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था पवनों का प्रवाह हर बार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगा। तो इस कंडीशन में यहां और यहां आपको उच्च वायुदाब क्षेत्र देखने को मिलेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब प्रवाहित होंगी तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण या घूर्णन गति के कारण ये पवनें अपने प्रवाह की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में अपने प्रवाह के अनुसार राइट हैंड साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड टर्न ले जाती हैं। और बच्चों याद रखिएगा कि ये जो राइट और लेफ्ट है ये इनके प्रवाह की दिशा के अनुसार होता है। तो बच्चों ये जो पवनें चलना प्रारंभ हुई, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक या ट्रेड विंड। मैंने आपको इसे याद करने के लिए बताया था कि इन्हें ईस्टर्ली भी कहते हैं। क्या कारण है इन्हें ईस्टर्ली कहने का? तो ईस्ट की डायरेक्शन से आती हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार से यहां हमने ड्रॉ करा था, तो बच्चों हमने यहां देखा था कि यहां पर जो पवनें बनेंगी, ये पवनें ये जो वाली हैं ये हैं व्यापारिक, और यहां जो बनने वाली हैं ये हैं, इन्हें ईस्टर्ली कहते हैं। इन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज। और याद रखें ये वेस्ट के डायरेक्शन से ईस्ट के डायरेक्शन में इस प्रकार से जाती हैं। अब याद रखें बच्चों, जिस लॉजिक से ये यहां जाएंगी उसी लॉजिक से बच्चों ये यहां जा रही हैं, उच्च से निम्न की ओर। और याद रखें इसे भी कहा जाता है वेस्टर्ली। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में यहां जो पवनें चलेंगी ये होंगी ध्रुवीय पवनें, या फिर बच्चों इसे कहा जाता है ईस्टर्लीज। और याद रखें ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में इस प्रकार से प्रवाहित होती है। क्लियर है बच्चों? ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर इस डायरेक्शन से आएंगी, इस प्रकार से। ये है ईस्टर्लीज। या पूर्वा पवनें। क्लियर हुआ बच्चों? अब ध्यान से देखें बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा गलत दिखाई दे रहा है, इसे पूर्वा कहा जाता है, पूर्वा पवन। क्लियर? अब ये हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था। अब याद रखिए बच्चों, इस क्षेत्र में अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की वायुमंडलीय स्थिति होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसके बारे में भी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। परंतु
आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसी मेथड बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको इन सारी ही बेल्ट में होने वाली स्थितियां, चाहे वो वायुमंडलीय स्थिति हो, चाहे वो वनों की स्थिति हो, या फिर वहां कल्चरल वैल्यूज हो, इन सभी को आप एक बार में समझ जाएंगे। कैसे? तो बच्चों इस चीज को बेहतर तरीके से अपने माइंड पर उतार लें। क्या है ये चीज? तो बिल्कुल ध्यान से देखें। एक कंडीशन मैं आपसे कह रहा हूं, फाइन, ये धरातल है, क्लियर। अब अगर मैं कहूं कि इस क्षेत्र में तापमान अभी ग्रीष्म ऋतु के कारण, मान लें यहां पर अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, क्लियर। अब बताएं बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है, यह तापमान कैसा होगा बच्चों? उच्च होगा। तो तापमान उच्च होने के कारण पवनें गर्म होंगी, और गर्म होने पर यह पवनें ऊपर की ओर प्रवाहित होंगी, क्लियर। और जब भी ये ऊपर की ओर प्रवाहित होंगी तो बच्चों यहां पर एक क्रिया होगी, यानी कि जिस क्षेत्र में तापमान उच्च है वहां पर दाब कैसा होगा बच्चों? दाब होगा निम्न, और निम्न वायु दाब पर कौन सी क्रिया होगी बच्चों? तो क्रिया होगी संघनन की, और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बच्चों यहां निर्माण किसका होगा? निर्माण होगा मेघों का। और याद रखो बच्चों, मेघों के निर्माण के फलस्वरूप यहां पर वर्षा अधिक होगी, वर्षा। अब याद रखें बच्चों, यह वर्षा जो है यह किसी भी तरीके की हो सकती है, अर्थात यहां पर इस प्रकार से मेघों का निर्माण होना, और निर्माण के बाद यह इस प्रकार से वर्षा। यह वर्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह वर्षा नहीं, यह वास्तविकता में वर्षण है। कैसे? तो बच्चों याद रखिए, इस प्रकार की स्थितियां, अब मैंने क्या स्थिति कहा है? यानी कि तापमान उच्च होने पे पवनों का ऊपर की दिशा में, इसको याद रखिएगा, इससे बोलते हैं अपवर्ड ड्रिफ्ट, या ऊपर की ओर प्रवाह। तो पवनों का इस प्रकार से ऊपर की ओर प्रवाहित होना, क्लियर। यानी कि यहां मैं लिख भी देता हूं, ऊपर की ओर पवनों का प्रवाह, पवनों का प्रवाह यह किस दिशा में होगा? यह हमेशा ऊपर की दिशा में होगा, क्लियर। अब बच्चों इस प्रकार की जो स्थिति है, हमेशा याद रखें, इस प्रकार की स्थिति हमें दो स्थानों पर देखने को मिलेगी। और किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यानी कि पवनों का ऊपर की दिशा में जाने के बाद कंडेंसेशन अर्थात संघनन होना, संघनन होने के पश्चात वर्षा होना, और वर्षा का दोनों ही तरीकों से होना। अब वो दो तरीके क्या हैं? तो मैं अगर एक बार मैं आपसे कहूं तो ये सामान्य वर्षा अर्थात पानी की बूंदों के रूप में आना हो, या हिमपात के रूप में आना हो। ये कब होगा बच्चों? ये तब होगा जब यहां दाब कैसा है? दाब निम्न है। अब याद रखें, हम अपने डायग्राम में वापस आते हैं। अब बताएं बच्चों इस डायग्राम को देखकर कि यहां पर आपको किन दो प्लेसेस पे दाब उच्च, दाब निम्न दिख रहा है। तो आप पाएंगे एक क्षेत्र है उपध्रुवीय क्षेत्र, और एक क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फाइन, चलिए हम यहां स्लाइड में वापस आते हैं। तो याद रखिएगा, उप ध्रुवीय वायुदाब क्षेत्र, वायु दाब क्षेत्र, तथा उष्णकटिबंधीय वायुदाब क्षेत्र, दाब क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको प्रेसिपिटेशन या वर्षण उच्च देखने को मिलेगा। और याद रखिए बच्चों, यहां उपध्रुवीय क्षेत्रों में जो वर्षण होगा यह हिमपात के रूप में, और यहां पर जो वर्षण होगा यह सामान्य वर्षा के रूप में देखने को
मिलेगा। और याद रखिए, जब हिमपात के रूप में वर्षण होगा तो सामान्यतः उस समय कौन सी ऋतु होगी बच्चों? वो शीत ऋतु होगी। और जब यह वर्षण या हिमपात ग्रीष्म ऋतु में होगा तो यह ग्रीष्म ऋतु का हिमपात वर्षा के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? यानी कि इस क्षेत्र में भी साल भर वर्षा होगी, फाइन, और इस क्षेत्र में भी शीत ऋतु में हिमपात और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के रूप में वर्षण होगा। अब याद रखें, जस्ट बिकॉज के इन दोनों ही क्षेत्रों में साल भर वर्षा देखने को मिलती है, याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको हमेशा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा उपध्रुवीय वायुदाब क्षेत्र में, याद रखिए यहां पर आपको शंकु आकार के वनों का विकास देखने को मिलेगा। अब याद रखिए बच्चों, शंक्वाकार वन किस प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखें, आपने सामान्यतः देखा होगा कि जो क्रिसमस का ट्री है, इस ट्री में आपको इस प्रकार से इसकी वनस्पतियां, इस प्रकार से इसकी पत्तियां, माफ कीजिएगा, ये आपको देखने को मिलती है। ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, याद रखिए बच्चों, इस ट्री के अंदर जो पत्तियां हैं उनका विकास इस प्रकार से होता है कि अगर हैवी स्नोफॉल भी हो, अगर अत्यधिक हिमपात भी हो, तो उस कंडीशन में भी ये पेड़, ये वृक्ष सरवाइव कर पाए। कारण क्या है? कारण यह है कि इस क्षेत्र में साल भर वर्षण हो रहा है, एक ऋतु में हिमपात के रूप में और दूसरी ऋतु में वर्षा के रूप में। क्लियर? तो याद रखिए ग्रीष्म ऋतु कह लें या इन दोनों ही क्षेत्रों के बारे में कहें तो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र तथा उपध्रुवीय वायुदाब क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको सदाबहार वनों का विकास देखने को मिलेगा। आपको इस क्षेत्र में शंक्वाकार के और इस क्षेत्र में सदाबहार वन ये उपस्थित मिलेंगे। और इसी प्रकार से याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्षेत्र में शीत ऋतु है, शीत ऋतु है, तो याद रखें बच्चों, शीत ऋतु में बताएं पवनों का प्रवाह बच्चों किस दिशा में होगा? ठंडी पवनें कैसी होती हैं? भारी होती हैं, और ठंडी पवनें हमेशा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती हैं। और याद रखिए बच्चों, जब भी पवन ऊपर से नीचे की ओर आएगी, यानी कि पवनों में डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होगा, तो इस कंडीशन पे क्या यहां पर कभी संघनन की क्रिया हो पाएगी? तो याद रखिए बच्चों, यहां संघनन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊंचाई घटने के साथ तापमान कैसा होता है? बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है और ऊंचाई घटने के साथ तापमान बढ़ता है। तो याद रखिए, जब ये पवनें ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, यानी कि इसमें डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होगा, तो इस कंडीशन पे इन पवनों का तापमान हमेशा नीचे आने पर बढ़ने से संघनन की क्रिया नहीं होगी, अर्थात मेघों का निर्माण नहीं होगा। और मेघों का निर्माण नहीं होने से यहां पर कभी भी वर्षा नहीं होगी। और याद रखिए बच्चों, जिस स्थान पे वर्षा नहीं होगी उस स्थान पर क्या कोई वनस्पति कभी ग्रो कर पाएगी? तो आंसर इज नो। तो याद रखिए, वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट, यानी कि जिस स्थान पर कुछ उग नहीं सकता उसे डेजर्ट कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं उसे मरुस्थल कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्षेत्र में तापमान अधिक होने से क्या हम उसे मरुस्थल कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में तापमान के उच्च होने या निम्न होने से उस स्थान पर मरुस्थल की उपस्थिति ये बिल्कुल नहीं कही जा सकती।
वास्तविकता यह है कि किसी स्थान पर मरुस्थल उपस्थित है या नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है बच्चों कि उस स्थान पर कोई वनस्पति उपज सकती है या नहीं, यानी कि वो कोई वनस्पति वहां ग्रो हो सकती है या नहीं। अगर किसी वनस्पति का उस स्थान पर विकास नहीं हो सकता, तब की कंडीशन पे उसे मरुस्थल कहा जाता है। फाइन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जहां वर्षा नहीं होगी वहां वनस्पतियां नहीं होंगी, और जहां वनस्पतियां नहीं होंगी उसे हम कहेंगे डेजर्ट, या मैं कहूं मरुस्थल। क्लियर? अब याद रखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे माथे पर यहां कुछ ग्रो नहीं होता, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र वास्तविकता में क्या है? मरुस्थल है। जहां कुछ उगेगा नहीं उसे मरुस्थल कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि तापमान के उच्च या निम्न होने से, टेम्परेचर के एक्सट्रीम होने से कभी भी डेजर्ट या मरुस्थल का होना इंश्योर नहीं होता। क्लियर? अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कैसा है, यह दाब है बच्चों उच्च। और याद रखें, उच्च वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में आपको जो दो बेल्ट दिखेंगी बच्चों, यहां ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं उच्च वायुमंडलीय दाब की कौन सी दो बेल्ट हैं, तो आप एक बेल्ट इसे बना पाएंगे और एक बेल्ट बच्चों इस क्षेत्र को बना पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये क्षेत्र को आप बना पाएंगे। ये उच्च वायुमंडलीय दाब की बेल्ट है। क्लियर? अब अगर मैं यहां इसे ड्रॉ करूं तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये है ध्रुवीय, जस्ट अ सेकेंड, ये है बच्चों ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, तथा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा ये आप देख पा रहे हैं, फाइन, ये वाला क्षेत्र उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। फाइन। सो ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब याद रखें बच्चों, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है, यहां पर क्या वर्षण अधिक होगा? तो याद रखिए, यहां पर पवनों का नीचे की ओर प्रवाह है, इसीलिए यहां पर वर्षण, हिमपात उतना अधिक देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? और याद रखिए, इसीलिए इस क्षेत्र में कुछ ग्रो नहीं होगा, किसी वनस्पति का विकास नहीं होगा, और इसीलिए आपको हमेशा ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में आपको शीत मरुस्थलों का विकास देखने को मिलेगा। और याद रखें बच्चों, ये जो शीत मरुस्थल हैं या कोल्ड डेजर्ट हैं, ये आपको जस्ट बिकॉज के ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पृथ्वी के एकदम नदन पार्ट में यानी कि उत्तरी भाग में, और पृथ्वी के एकदम सदन पार्ट में यानी दक्षिणी भाग में है, इसलिए आपको ध्रुवीय क्षेत्र आपको वर्ष भर एक बड़ी मोटी आइस की और स्नो की लेयर से कवर्ड दिखाई देते हैं, ढके हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा कि विश्व के सारे बड़े गर्म या कहूं मैं हॉट डेजर्ट या सामान्यतः जिसे हम मरुस्थल कहते हैं, ये हमें इस उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं कि विश्व के ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं, ज्यादातर जो मरुस्थल हैं,
वो हमें कहां देखने को मिलेंगे? अगर हम शीत मरुस्थल की बात करें तो हमें दिखाई देंगे नॉर्थ या साउथ पोल पे। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूं, अर्थात गर्म मरुस्थलों की बात कर रहा हूं, तो ये मरुस्थल हमें देखने को दिखाई देंगे बच्चों इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और ये क्षेत्र कहां आता है? तो यह क्षेत्र आता है 25 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। क्लियर? अब देखें बच्चों, हमें यह पता है कि पृथ्वी में कहां पर सघन वन दिखाई देंगे। हमें यहां कहीं सघन वन देखने को मिलेंगे, हमें यहां कहीं जो है वो देखने को मिलेंगे सघन वन, और हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र। क्लियर हुआ? अब बच्चों, इन पवनों के प्रवाह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ये विस्थापित होंगे। फाइन। अब देखिए, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इन बेल्ट में, इन क्षेत्रों में कुछ विशेषताएं हैं। यानी कि इस क्षेत्र में आपको जो है सदाबहार वन दिख रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको जो है वो डेजर्टिफाइड एरिया यानी मरुस्थलीकृत क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको फिर से वन दिखाई देंगे, और इस क्षेत्र में आपको फिर से कोई वन दिखाई नहीं देंगे। अब इन्हीं क्षेत्रों के इसी गुणधर्मों का इन पवनों के कारण विस्थापन होता है। अगर आप इस चीज को समझ गए बच्चों, इस पॉइंट को अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो मेक श्योर आपको आने वाली हर एक कक्षा में हर एक पॉइंट बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरी पॉइंट क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखें, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इन क्षेत्रों की विशेषताओं को देखने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी पिंड या तो कोई भी लैंडमास या कोई भी जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र अगर हम इसे बीच वाली पेटी, भूमध्य सागरीय पेटी में रखें, तो इसमें भी कुछ पवनों का प्रवाह होगा। और अगर इसी महाद्वीप को हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाएं, तो यहां भी कुछ पवनों का प्रवाह देखने को मिलेगा। क्लियर? अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि बच्चों यहां देखें ध्यान से, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये उच्च वायुदाब की पेटी है, और बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से पवनों का प्रवाह ये इस दिशा में हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक महाद्वीप है, रैंडम मैनर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं बच्चों, ये एक महाद्वीप है, ये रेखा है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। फाइन, मुझे यहां पर लिखना होगा इसलिए थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और ये है बच्चों, ओहो जस्ट अ सेकेंड, फाइन, ये है बच्चों कर्क रेखा और ये है बच्चों मकर रेखा। क्लियर? अब की स्थिति में अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं बच्चों, तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये जो ट्रेड विंड हैं, इनका अराइवल, इनका आगमन किस दिशा से होगा? तो बच्चों ये इस दिशा से चलती हुई ये पवनें इस महाद्वीप के अंदर प्रवेश करेंगी और इस तरीके से ये इस महाद्वीप से बहते हुए चली जाएंगी। क्लियर? अब इसी प्रकार मैं यहां से ड्रॉ करूं तो ये पवनें इस दिशा से महाद्वीप के अंदर प्रवेश करेंगी और करते हुए ये इस प्रकार से इस महाद्वीप से होकर चली जाएंगी। मेरा पॉइंट क्लियर है? अब ये कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। क्लियर? अब ये है ट्रेड विंड। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि ये महाद्वीप है, ये व्हाइट लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र महाद्वीप है, तो बताइए बच्चों ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र कैसा होगा? यह क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र होगा। महासागरीय का मतलब क्या है? यहां पर पानी भरा होगा बच्चों। क्लियर है? अब बताएं बच्चों ध्यान से, ये जो व्यापारिक पवन इस क्षेत्र में एंटर कर रही है, इस पवन को अगर मैं इस क्षेत्र का क्रॉस सेक्शनल व्यू ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वो क्षेत्र है। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी कि यहां अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज क्लियर होगी कि क्यों सारे मरुस्थल पश्चिम की ओर ही दिखाई देते हैं और क्यों सदाबहार वन पूर्व की ओर दिखाई देते हैं।
क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये प्लॉट कर रहा हूं कि इस प्रकार से इन पवनों का अराइवल है, इस प्रकार से इस पवन का आगमन है, तो यहां पर भी ये जो पवन होगी ये इस दिशा से आगे बढ़ रही होगी। फाइन, मतलब ये इस डायरेक्शन से ऐसे आगे बढ़ रही है, यानी कि इसका प्रवाह इस प्रकार से है। और याद रखें बच्चों, ये प्रवाह इसी प्रकार से आगे चलता जा रहा है। और ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा महासागर, यहां पर महासागर है। और बच्चों इसी प्रकार आपको यहां पर भी दिखाई देगा क्या, महासागर। क्लियर है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि जब ये पवन इस प्रकार से अंदर आएगी, तो जब ये तटीय क्षेत्र से इस महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगी, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस समय इसका आगमन होगा तो इस पवन के अंदर नमी अर्थात आर्द्रता ये कैसी होगी बच्चों, उच्च होगी। और जैसे ही ये उच्च आर्द्रता की पवन किसी महाद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, बच्चों जो ओशंस होते हैं या महासागर होते हैं, ये देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं, और जो जमीन होती है वो जल्दी ही ठंडी और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो जैसे ही इन महासागरों से पवनों का प्रवाह इन महाद्वीपों के अंदर होगा, तो याद रखिए इनके अंदर नमी की मात्रा ज्यादा है और यह क्षेत्र दिन के समय गर्म ज्यादा होगा। फाइन, या ग्रीष्म ऋतु में गर्म ज्यादा होगा। और जब ये गर्म ज्यादा होगा तो उस समय जैसे ही ये अंदर आएंगी, वही क्रिया होगी कि पवनें गर्म होने के बाद ऊपर उठेंगी, संघनन की क्रिया होगी, क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि मेघों का निर्माण होगा और वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये वर्षा होगी बच्चों, यहां पर साल भर यह क्रम चलता रहेगा। और यही कारण है कि ये जो पवनें इस दिशा से आ रही हैं, ये दिशा कौन सी है बच्चों, ये दिशा है पूर्व की दिशा। क्लियर। तो यहां पर आपको लगातार वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो यहां आपको देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्लस पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर। अब बच्चों बताएं, ये पवनें जब इसी प्रकार से आगे जाएंगी, तो आगे जाने पे लगातार इनके अंदर नमी या आर्द्रता की मात्रा कम होती जाएगी। और मात्रा कम होने का मुख्य कारण यह है डियर, वो पहले बारिश करा चुकी है। तो पहले बारिश करा लेने के बाद जब पवन आगे जाएगी तो ये क्या उतनी बारिश करा पाएगी, तो आंसर इज नो बच्चों। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है यहां पर घास के मैदानों का निर्माण। फाइन, माफ कीजिएगा, मेरी घास जो है वो पेड़ जितनी ऊंची होती जा रही है। फाइन, तो यहां पर आपको दिखेगा उष्णकटिबंधीय घास के, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां सवाना लिखने वाला था, वैसे सवाना इसका अच्छा उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जब ये पवन इस प्रकार से आगे निकलेगी, तो बताएं बच्चों, क्या इस पवन के अंदर अब कोई जलवाष्प बची है? तो बच्चों जहां सबसे ज्यादा थी वहां उसने सबसे ज्यादा बारिश कराई तथा पर्णपाती और सदाबहार वन बनाए। इसके पश्चात कम हुई तो इसने उस क्षेत्र में जो है वो घास के मैदान बनाए। अब इस पवन के अंदर कोई नमी नहीं बची है। जब बिना किसी आर्द्रता के साथ किसी क्षेत्र से वायु का प्रवाह होगा तो उस क्षेत्र में कोई भी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। और जब कोई वर्षा देखने को नहीं मिलेगी तो क्या उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास हो पाएगा? तो आंसर इज नो। तो यहां किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होगा। और बच्चों जब किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होगा तो इस क्षेत्र में आपको हॉट डेजर्ट, या मैं कहूं मरुस्थल,
इनका विकास देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि वो महाद्वीप जो आज के समय आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उन महाद्वीपों में एक सामान्य विन्यास देखने को मिलेगा, जहां पर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वनों का विकास, मध्यवर्ती भाग में घास के मैदानों का विकास तथा पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं क्या यह एकमात्र कारण है कि महाद्वीपों में इस प्रकार का विन्यास उपस्थित है, तो आंसर इज नो बच्चों। क्या मरुस्थल सिर्फ, ध्यान से देखिए, क्या मरुस्थल सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक पवनों के कारण ये पश्चिम की दिशा में, क्या मात्र और मात्र व्यापारिक पवन के कारण? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा आंसर इज नो। वो कहेंगे कि यहां कोल्ड वाटर करंट या ठंडी जलवायु या ठंडी महासागरीय जलधाराओं। अब ये ठंडी महासागरीय जलधारा क्या होती है? तो सागरों के अंदर भी नदी के समान सागरीय जल का प्रवाह होता है। हम समुद्र विज्ञान में इसके बारे में देखेंगे। तो आप पाएंगे कि जो महाद्वीप हैं जनरली इनके पूर्वी भाग में गर्म जलधारा तथा पश्चिमी भाग में यहां पर ठंडी या शीतल जलधारा पाई जाती है। तो याद रखें बच्चों, जब कभी अगर यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बोले कि व्यापारिक पवने ही मात्र कारण है किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में डेजर्ट या फिर मरुस्थल के विकास का, तो बच्चों आंसर नो होगा। उसका एक बड़ा कारण जो है वो कोल्ड वाटर करंट या ठंडी महासागरीय जलधाराएं भी होती हैं। कैसे? तो जब भी कहीं ठंडी महासागरीय जलधारा उपस्थित होगी तो बच्चों उस क्षेत्र का तापमान क्या कर देगी? वो उस क्षेत्र के तापमान को कर देगी कम, और तापमान कम होने से जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? हाई हो जाएगा। फाइन। अब यहां पर याद रखें, तापमान कम होने से इस क्षेत्र में होता यह है कि जो आसपास का पानी है उसके ठंडे हो जाने से इस क्षेत्र में वायु का इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलता है, प्रवाह देखने को मिलता है। और जब वायु इस प्रकार से नीचे की ओर आएगी तो बच्चों याद रखिएगा, वायु के इस प्रकार से नीचे आने पर कभी संघनन नहीं होता, कभी मेघों का निर्माण नहीं होता और कभी वर्षा नहीं होती, और इसीलिए भी यहां वर्षा नहीं होती। क्लियर? फाइन। अब देखिए, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं कि सिर्फ व्यापारिक पवने ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो आंसर जीएस में नो होता है, बट जब आप ऑप्शनल की तरफ जाते हैं बच्चों तो आंसर यस ही है। कैसे? तो बच्चों सिर्फ सहज एक जनरल नॉलेज के लिए समझ लें, अथवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमेशा याद रखें, व्यापारिक पवने एक बड़ा फैक्टर है, ओनली फैक्टर नहीं है, सिर्फ नहीं है, पर बड़ा कारक यही है। तो याद रखिए कुछ टोपोग्राफिकल चीजें भी होती हैं, भू आकृति पर आधारित चीजें भी होती हैं जो किसी क्षेत्र में मरुस्थलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, बट एक बड़ा फैक्टर किस प्रकार से व्यापारिक पवन है। तो याद रखिए, किसी भी स्थलखंड में अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से मैंने एक स्थलखंड बनाया है, फाइन, और याद रखिए ये जो इस प्रकार की लाइनिंग है, ये लाइनिंग खींचना बहुत आवश्यक है। अगर आप जीएस में लाइनिंग नहीं खींचते हैं तो याद रखिएगा, एग्जामिनर को कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात कर रहे हैं। फाइन, मतलब ये आप साइड से देख रहे हैं इस डायग्राम को। क्लियर? तो याद रखिए, जब इस प्रकार से व्यापारिक पवनों का प्रवाह होता है, क्लियर, और ये चलते हुए इस प्रकार से आगे जाती है, तो अब ध्यान से देखें बच्चों, फाइन, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। तो याद रखें, यहां पर आपको सागर देखने को मिलेंगे, फाइन। और अब देखें, ये जो व्यापारिक पवने हैं
व्यापारिक पवने हैं। याद रखें बच्चों, जब इनका इस प्रकार से प्रवाह होगा तो ये पवने काफी बड़ी हैं और सागरों के ऊपर हजारों किलोमीटर से चलती हुई आ रही हैं। तो जब ये आएंगी तो सागर के ऊपर जो पानी है इसे भी आगे की ओर धक्का देंगी। और बच्चों, जब इस प्रकार से आगे की ओर धक्का देंगी सागर के पानी को, तो बताएं बच्चों, क्या सूर्य का प्रकाश, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सागर है, क्या सूर्य का प्रकाश महासागरों के अंदर उसके तल तक जाएगा? नहीं। महासागरों के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट हाइट तक जाता है, जो कि होती है नियर अबाउट 200 मीटर। इसके बाद सूर्य का प्रकाश और अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और इस कंडीशन में जो ऊपर वाला पानी है ये होता है गर्म और जो नीचे वाला पानी है ये होता है ठंडा। अब याद रखें बच्चों, व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण जो सतह के पास का पानी है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके तरफ? स्थलखंडों की ओर। और इस प्रकार से आने पर यहां इस क्षेत्र का पूरा गर्म पानी इस क्षेत्र की ओर इकट्ठा हो जाता है। क्लियर? और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, या सॉरी, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आपको गर्म जलधाराएं ये उपस्थित मिलेंगी। और इसी के विपरीत अगर मैं आपसे कहूं तो जब ये व्यापारिक पवनें किसी भी स्थलखंड से बाहर की ओर निकलेंगी तब की कंडीशन में बच्चों ये जो गर्म पानी ऊपर जम रखा है इसे धक्का देंगी, और धक्का देने पर ये गर्म पानी आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा। और ये एक साइकिल चलती रहेगी जहां गर्म पानी हटता जाएगा और ठंडा पानी ऊपर आता जाएगा। और इसीलिए आपको यहां पर शीतल जलधारा, महासागरीय जलधारा ये देखने को मिलती है। तो याद रखिए, कभी भी जीएस में ये स्टेटमेंट राइट नहीं हो सकता कि व्यापारिक पवने ही मात्र जिम्मेदार हैं किसी भी महाद्वीप के अंदर पश्चिमी भाग में मरुस्थल के निर्माण के लिए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसके पीछे का कारण एक ठंडी जलधारा भी है, परंतु ये भी याद रखें कि ठंडी जलधारा के निर्माण के पीछे भी व्यापारिक पवन का एक ठीक ठाक हाथ होता है। पर मैं अभी फिर भी कहूंगा कि जीएस में व्यापारिक पवने मात्र कभी राइट नहीं होगा। क्लियर? व्यापारिक पवने भी हमेशा राइट होगा। क्लियर है? तो हमने आज व्यापारिक पवन तथा वायुमंडलीय दाब की पेटियों के बारे में देखा। कल की क्लास में मैं पछुआ या वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और बच्चों ये याद रखिए, जैसा ये डायग्राम है, ये डायग्राम बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए है। अगर आप कल का वीडियो भी पूरा देख लें तो मैं ऐसा ही एक डायग्राम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए भी ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि महाद्वीपों के अंदर आज हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। क्यों घास के मैदान बीच में होते हैं, क्यों सदाबहार वन जो है पूर्व में होते हैं, क्यों मरुस्थल जो है वो पश्चिम में होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, जहां हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों यूरोप में वर्षा का काल और भारत में वर्षा का काल विपरीत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे बच्चों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।